संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की रचना। आज का विषय है द फ्रीडम स्ट्रगल रियल स्टोरी, आज़ादी की लड़ाई की सच्ची कहानी की अगली श्रृंखला। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों के द्वारा भारत को आज़ादी देने के कारण का दूसरा भाग। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद इसे अंग्रेज़ों ने 3-4 महीने में कुचल दिया था। पूरे भारत में एक निराशा का वातावरण हो गया था, लोग निराश हो गए थे। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में ही और शुरुआत के कुछ दिन बाद एक अटलांटिक चार्टर इशू किया गया था। उस चार्टर के अनुसार युद्ध के समाप्ति के बाद हर एक देश को अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की आज़ादी रहेगी। लेकिन चर्चिल ने कहा था कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की आज़ादी भारत के लिए नहीं रहेगी। साथ ही साथ उस समय के वाइसराय ने कहा था कि अगले 50 साल तक भारत को अंग्रेज़ों का साथ रहेगा, अंग्रेज़ यहाँ से नहीं जाएंगे और आज़ादी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इसी बीच आईएनए का गठन कर सुभाष चंद्र बोस ने पूरे हिंदुस्तान में एक नई आशा का, एक नई ऊर्जा का संचार किया था। पूरा देश जो है एक आज़ादी के लिए तड़प उठा था और पूरा देश उनकी आतुरता से वेलकम करने को तैयार था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में घटी कि जापान हार गया और सुभाष चंद्र बोस को भागना पड़ा। लेकिन फिर भी आईएनए के पक्ष में पूरा देश खड़ा था और पूरा देश आंदोलनरत था। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि एक म्यूटनी हुई थी जिसके कारण भारत की स्वतंत्रता का दीप जला था, भारत को स्वतंत्र होने का अवसर मिला था, तो हर कोई 1857 की सिपाही म्यूटनी की बात करेगा। ये म्यूटनी थी नेवल म्यूटनी ऑफ 1946। जब आईएनए के पक्ष में पूरा देश खड़ा था, हर जगह हड़ताल हो रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग हड़ताल और उनके जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान थे उस पर अटैक कर रहे थे, तो आर्मी में नेवल में म्यूटनी 20 जनवरी 1946 को हुई थी कराची में। और इस म्यूटनी के दौरान जो झंडा यूनियन जैक था उसको उतार के उन लोगों ने फाड़ दिया था और वहाँ आईएनए का झंडा लगाया था और हर जगह सुभाष बोस का फोटो लगाया गया था। और ये कराची ही नहीं पूरे देश में फैल गया था और गोलियां चली थी। जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेज अफसर पर गोली चला रहे थे और ये चीज़ आर्मी और जो है वो एयरफोर्स में भी फैल गया था। अंग्रेज हिल गए थे। उन्होंने गांधी जी, पटेल और नेहरू का सहारा लिया था। इन लोगों ने जाके उन्हें समझाया था कि आज़ादी मिलने ही वाली है। उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड था कि आईएनए पे
सारा केस वापस लिया जाए और देश को आज़ाद किया जाए। तो उन्होंने ये उन लोगों के बहकावे में आके अपना आंदोलन समाप्त किया था। लेकिन इसी बीच क्या किया, आंदोलन समाप्त होने के थोड़े दिन बाद 10,000 सैनिकों को रिट्रेंच कर दिया गया, उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया। आंदोलन फिर होने की स्थिति में थी, लेकिन उन्हें स्पेसिफाई किया गया कांग्रेस के द्वारा, नेहरू आदि के द्वारा, कि आज़ादी मिलते ही तुम लोगों को बहाल कर दिया जाएगा, जिससे इन्होंने बहाल नहीं किया। इस बारे में कैप्टन दत्ता ने एक बहुत ही मार्मिक किताब लिखी थी, बिट्रायल ऑफ द नेशन। क्यों? क्योंकि वो डिसओबीडियंसी के चलते निकाले गए थे और ये अंग्रेज़ों के ही शासन के वाहक थे। ये तो देश में आज़ादी कहीं मिली नहीं थी। ये तो सोच रहे थे कि वो अंग्रेज़ गए, हम अंग्रेज़ अब देश में शासन करेंगे, इसलिए उन्होंने उसे भी डिसओबीडियंसी माना और उनको वापस जो है सेना में नहीं लिया। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए लॉर्ड वेवल, जो उस समय के वाइसराय थे, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड को एक सीक्रेट केबल रिपोर्ट भेजी थी और उसमें कहा था कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समाप्त हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है। अब या तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोगों को सौंप कर हम चले जाएं, या लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश फौज को भारत में भेजा जाए, जो अभी की परिस्थितियों में संभव नहीं था, क्योंकि लॉर्ड वेवल खुद ही उस समय के पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के सैनिकों के सेनापति थे। वो जान रहे थे कि ब्रिटेन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ से गोरे सैनिकों को भेजा जाए। इन्हीं घटनाओं के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट मूव किया गया तो चर्चिल ने इसका विरोध किया। उसने कहा, हमारे स्वेट, पसीने और मेहनत से भारत को हम लोगों ने हासिल किया, इट इज़ अ जेवल इन आवर क्राउन, इसको कैसे तुम आज़ाद कर रहे हो। इसके जवाब में उस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली ने कहा था, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, ब्रिटेन इज ट्रांसफरिंग पावर ड्यू टू फैक्ट दैट द इंडियन मशीनरी इज नो लॉन्गर लॉयल टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन कैनॉट अफोर्ड टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ आर्मी टू होल्ड इंडिया। यही रिकॉर्डेड फैक्ट है पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि हम लोग आज़ादी क्यों दे रहे हैं, और कोई कारण नहीं था। मशीनरी, क्योंकि आईएनए में जब बगावती फौजी जो थे वो भर्ती हुए थे, तो वो बगावत और जगह फैल गई थी। अब यहाँ पर उनका शासन करना किसी भी तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा था। इसी फैक्ट को बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती ने डॉक्टर आरसी मजूमदार के बुक ए हिस्ट्री ऑफ बंगाल में कोरबोरेट किया है। वे लिखते हैं, उनके गवर्नर रहते हुए लॉर्ड एटली कलकत्ता आए थे। कुछ दिनों तक वे कलकत्ता के गवर्नर हाउस में रुके थे। गवर्नर साहब ने उनसे पूछा कि 42 के बाद कांग्रेस का कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय क्यों लिया। लॉर्ड एटली का कहना था, द प्रिंसिपल रीज़न वाज इरोजन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन अमोंग द इंडियन आर्मी एज अ रिजल्ट ऑफ द मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ नेताजी सुभाष। क्लियर कट उन्होंने कहा। ही ऑल्सो कन्फर्म दैट इन द डिसीजन देयर वॉज नो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। अब इससे अब और ज़्यादा प्रूफ की क्या ज़रूरत है कि आज़ादी हमें क्यों मिली थी। दोनों कॉर्पोरेशन, दोनों फैक्ट से, पार्लियामेंट में कहने से और उनके वेस्ट बंगाल आने पर कलकत्ता में गवर्नर हाउस के कहने पे। अगर हम 1943 से 47 तक की आज़ादी की सच्ची कहानी लोगों को सामने लाए, जो कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम की बाहर की पुस्तकों में अवेलेबल है, तो कांग्रेस के कई नेता आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उन दिनों देश की जनता आईएनए के पक्ष में पूरे देश में आंदोलनरत थी, लेकिन कांग्रेसी नेता अंग्रेज़ों की चाकरी में लगे हुए थे कि किसी तरह वे उन्हें सत्ता सौंप दें, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से
जाने का मन बना लिए थे। लेकिन गांधी जी एक मास लीडर थे, वो एक नया आंदोलन करना चाहते थे ताकि एक यूनाइटेड इंडिया की आज़ादी मिले। वो जान रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान सुभाष बोस के पक्ष में खड़ा है, आईएनए के पक्ष में खड़ा है, तो ये आंदोलन का मौका है और अंग्रेज ऐसे भी यहाँ से जाने का मन बना लिया है। उन्होंने दुर्गादास, जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको कहा था और ये वक्तव्य उनकी किताब में अवेलेबल है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ हिज कलीग हैड कम आउट ऑफ जेल टायर्ड एंड डिसस्पिरिटेड एंड विदाउट द हार्ट ऑफ carry on struggle. They wanted a settlement with British and what is more, hunger for power. एक गांधी जी का कहना था कि उसके अनुयायी जो है वो सत्ता के लोभी हैं, सत्ता किसी तरह प्राप्त करना चाहते हैं। और वो जेल कैसा जाते थे, जिसमें गांधी जी कह रहे कि देश जेल में वो टायर्ड है, कैसे जेल में जाते थे, इसका वर्णन अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में किया है। अगस्त 1942 में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर गांधी जी ने एक लेटर ड्राफ्ट करके वाइसराय को भेजा था कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जापान जो है अंग्रेज सरकार के यहाँ हम लोग अधीन हैं, उसी के चलते वो अटैक करने वाले हैं, नहीं तो हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। और उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया था। तो अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को बैन कर दिया और नेक्स्ट डे ही सारे CWC के मेंबर्स को अरेस्ट किया था बॉम्बे में। जो भी वहाँ थे, ज़्यादातर वहीं थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। उन्हें जेल कैसे ले जाया गया, एक ट्रेन का फॉर्मेशन किया गया और उस ट्रेन के फॉर्मेशन में जो है एक एक डिब्बा, जिसको आजकल सैलून कहते हैं, इंस्पेक्शन कैरेज कहते हैं रेलवे के टर्म में, तो जिसमें कि सोने का कमरा रहता है, उसके बाद ड्राइंग रूम रहता है आदि, खाना बनाने का एक अलग थोड़ा सा पेंट्री रहता है। तो उसमें एक एक कंपार्टमेंट, एक एक जो है वो CWC के लीडर को अलॉट किया गया था। और उस ट्रेन की फॉर्मेशन में एक पेंट्री कार भी थी जो उन लोगों के खाने बनाने के काम के लिए यूज़ किया गया था। और उस पूरे ट्रेन को ये लोग तुरंत ले गए थे और इन्हें अहमद फोर्ट में रखा गया था, अहमदनगर फोर्ट में। अहमदनगर फोर्ट में कैसे जेल में थे, सबको एक इंडिविजुअल रूम दिया गया था। वो जेल नहीं था, वो किला था, इंडिविजुअल रूम दिया गया था। और रात में इनको जो खाना दिया गया वो स्टील प्लेट में दिया। हम लोग भी स्टील के बर्तन में ही ज़्यादातर मध्यम वर्गीय खाते हैं। ये लोग बिगड़ गए कि हम लोग चीनी मिट्टी के बर्तन में खाते हैं। इनसे माफ़ी मांगी गई और दूसरे दिन चीनी मिट्टी के बर्तन में इनको खाना खिलाना शुरू किया गया। इन लोगों को खानसामा दिया गया था। बाद के जेलों में अब्दुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि वो खानसामा से इतने प्रभावित हुए और इतना अच्छा खाना बनाता था कि जेल से छूटने के बाद वे उसको अपने घर ले गए। ऐसा था इनका जेल यात्रा। जेल में रेडियो की अवेलेबिलिटी थी, अखबार की अवेलेबिलिटी थी और ये लोग पत्र लिखते थे, अपने बच्चे बच्चियों को किताबें लिखते थे, किताब पढ़ते थे। और असली जेल कौन जाते थे? जो सुभाष चंद्र बोस थे। और कौन जाते थे? जो क्रांतिकारी थे। उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता था। इवन जो सोशलिस्ट थे, जयप्रकाश नारायण लोहिया आदि, जो 42 के आंदोलन में जेल गए थे, उन्हें नंगा करके बर्फ़ के सिल्ली पे लिटाकर पिटाई लगती थी। तो वो जेल था। ये जेल कांग्रेसियों का जो जेल था, ये जेल थोड़ी ही था। तो पूरी उस दरमियान पूरे जनता को, पूरी भारत की जनता को ठग कर और अंधेरे में रखकर इन नेताओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान ऐसे नेता को दिया गया जिसने कभी किसी मूवमेंट में भाग नहीं लिया था और कभी जेल नहीं गया था। जिन्ना ने हमेशा हर एक आंदोलनों का विरोध किया था जो कांग्रेस ने किया था। खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन। वो कभी किसी आंदोलन में हिस्सेदार नहीं थे
वो जेल गए थे, हमेशा अंग्रेज़ों के साथ खड़े रहते थे। इन कांग्रेसियों में भी कुछ सच्चे जननेता थे, त्यागी थे, और कुछ अपने बाप दादों के बदौलत नेता बड़े बने हुए थे। अब जब अंग्रेज यहाँ से जाने को डिसाइड कर लिए तो 1946 में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होता वही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होता अंग्रेज़ों के जाने के बाद। तो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद थे, जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और CWC के नेताओं के जेल में रहने के कारण, कांग्रेस के बैन के रहने के कारण जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का चयन साल दर साल नहीं हो पाया था। लेकिन जब गांधी जी ने उन्हें हटने के लिए कहा और कहा कि नेहरू शुड बी द फर्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो वो तैयार नहीं हुए। तब आखिरकार गांधी जी ने कहा बहुत दिनों से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ है, तो हम इसकी चुनाव कराएंगे। तो ये चुनाव हुआ और गांधी जी डिक्लेयर्ड कि माई कैंडिडेट इज नेहरू। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थीं, हर जगह AICC के मेंबर्स ने वोट दिए थे और उस वोट में 13 PCC ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल का नाम भेजा था और 12 ने और 3 ने आचार्य कृपलानी का। किसी ने भी नेहरू का नाम नहीं भेजा था। लेकिन फिर भी सत्ता लोलुप नेहरू गांधी जी की बदौलत वो ज़बरदस्ती करके कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। दे वेयर सो ग्रेट डेमोक्रेट्स कि किसी ने उनको चुना नहीं था, किसी ने उनको वोट नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने अपने को प्राइम मिनिस्टर बनाया जोर ज़बरदस्ती। और ये पदलोलुप इंसान और उनके जो बाद के वारिस हैं कांग्रेस, वो आज क्या कहते हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा मांगा था वो जेल से छूटने के लिए। लेकिन वो भूल जाते हैं जब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे ये और इंटरिम मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस समय मंत्रिमंडल के सदस्यों को क्या करना था, ब्रिटेन के महाराजा के प्रति वफादारी का शपथ लेना था। इसका विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दे वेयर नेशनलिस्ट। वो कहते थे कि जिससे हमें हमारी लड़ाई है अंग्रेज़ों की, हम कैसे उसके प्रति वफादारी की शपथ कर ले सकते हैं। ये उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। तब उन्हें नेहरू और अन्य लोगों ने मनाया था कि हमारा मिशन जो है, लक्ष्य जो है सेक्रेट है, सेक्रेड लक्ष्य के लिए हमें थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। तो ये वीर सावरकर में लागू नहीं है कि जेल में वो सड़ के और कोल्हू की बैल की तरह वहीं दफन हो जाते। तो उससे निकलकर उन्होंने बाहर अंग्रेज़ों के विरुद्ध और समाज के लिए कुछ काम किया, तो वो उनका वो जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर की बात करना ठीक नहीं था, लेकिन इनके लिए ठीक था। अब चूँकि नेहरू का योगदान भारत की आज़ादी में न्यून था, उनका त्याग और बलिदान क्रांतिकारियों की बात तो छोड़ ही दी जाए, अन्य कांग्रेसी नेताओं के सामने भी कुछ भी नहीं था। अतः 1947 की बाद आज़ादी की लड़ाई की कहानी सरकारी तंत्र में स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में झूठ की बुनियाद पर तैयार कराया गया। अब उसमें क्या बताया गया, नेहरू को सपनों में तलवार से अंग्रेज़ों से लड़ाई और इंदिरा गांधी द्वारा गुड्डे और गुड़िया बनाकर अंग्रेज़ों से लड़ने की बातें बच्चों को बताई जाती है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कृपलानी आदि का त्याग, क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष बोस द्वारा प्रथम आज़ाद भारत का सरकार का गठन आदि किसी में भी नहीं बताया गया है। ना हमारे बच्चे जानते हैं, ना हम लोग जानते हैं। अब दो घटनाओं से आपको ये पता चलेगा कि इतिहास को किस तरह विकृत बनाया गया और क्यों इन लोगों ने सच्ची इतिहास की लेखन नहीं कराई। श्री स्वामीनाथन अलंकेश्वर अय्यर, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अंकलेश्वर अय्यर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखते हैं, पत्रकार हैं और ये मणिशंकर अय्यर के बड़े भाई हैं। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में लिखते हुए लिखा
कि 1967 की आज़ादी की 20वीं वर्षगांठ पर बेंगलोर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसमें कई लोगों को बुलाया गया था और उसमें ब्रिटिश हाई कमिश्नर जॉन फ्रीमैन भी आए थे और इन लोगों ने अपनी बातें रखी थी। जब जॉन फ्रीमैन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आज़ादी की टर्निंग पॉइंट, जब अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही उचित है, वो था नेवल मुटिनी ऑफ 1946, वही जिसकी चर्चा हम लोग पीछे किए। यह सुनकर सारे लोग एस्टॉनिश थे। व्हाट इज़ दिस, वी हैव हर्ड द म्यूटिनी ऑफ 1857 ओनली, ये म्यूटिनी कहाँ से हो गई? बट उन्होंने उसको नरेट किया। तब बाद में इन लोगों ने जाके जब इतिहास की पुस्तकों को खंगाला तब इन्हें एक कहीं फुटनोट, कहीं थोड़ा रेफरेंस में पता चला कि हाँ, ये म्यूटिनी हुई थी। एक और घटना का मैं यहाँ वर्णन करूँगा। एक काकोरी कांड हुआ था, ये सारे लोग जानते हैं। काकोरी कांड किसको कहा जाता है? कहीं कोई बड़ा अपराध होता है तो थाने में जो उसको दर्ज किया जाता है उसको एक कांड के स्वरूप, कांड नंबर फलाना, कांड नंबर फलाना, इसका मतलब कोई अपराध का कार्य हुआ है। तो 1947 के पहले ये काकोरी कांड कहना सही था। उसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों ने सरकारी खजाने, रेलवे के खजाने में 8,000 की लूट की थी। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो इसको क्या कहना चाहिए था? देशभक्तों द्वारा खजाने की लूट, देशभक्तों द्वारा अंग्रेज़ों के खजाने से पैसों को छीनना, ये चीज़ कहना चाहिए था, कांड नहीं चाहिए। अब कांड क्यों कहा जा रहा है? तो उसमें अशफाकुल्ला आदि बनाए गए थे, वो अरेस्ट हुए थे, दोषी बताए गए थे, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इन लोगों के क्रांतिकारियों के ओर से जगत नारायण मुल्ला, लखनऊ के बहुत बड़े वकील थे, क्रिमिनल वकील, उनको अप्रोच किया गया कि आप हमारे तरफ से लड़ें। उन्होंने मना कर दिया। वो अंग्रेज़ों के तरफ से उन्होंने केस की पैरवी की और इन लोगों को फांसी दिलवाया और उन्होंने अंग्रेज़ों से, जो जगत नारायण मुल्ला थे, उन्होंने 1 लाख रुपए की फीस भी ली थी। अब ये जगत नारायण मुल्ला कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू के साले। अब ये किस मुंह से इसको अपने इतिहास में दर्ज करेंगे? उसको तो कांड ही बोलेंगे और छुपा के रखेंगे। और इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद जगत नारायण मुल्ला के लड़के को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया इन्हीं नेहरू के सरकार के द्वारा, जो बाद में गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। इतिहास की विकृति इन लोगों ने ऐसे ही नहीं की है। अगर सही इतिहास लोगों को बताया जाता तो आज ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए इन लोगों ने इतिहास को विकृत किया, क्योंकि उनका अपना योगदान न्यून था, कहीं कहीं निगेटिव भी था। अगर नेहरू के अलावे कोई और, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी भी अगर प्रथम प्रधानमंत्री 47 के बाद होते तो वो भी इतिहास को इतनी विकृति इतिहास की नहीं होने देती, क्योंकि उनका योगदान अपना, अगर सुभाष बोस और अन्य क्रांतिकारियों का वर्णन आ जाता तो उनकी छवि थोड़ी धूमिल होती, लेकिन पूरी धूमिल नहीं होती, क्योंकि उनका योगदान भी त्याग और बलिदान से भरा हुआ था। लेकिन नेहरू एक सत्ता लोभी व्यक्ति थे। सत्ता को अपने पास और अपने परिवार में रखने के लिए उन्होंने लेफ्टिस्ट और दरबारी इतिहासकारों का एक ग्रुप तैयार किया और जिन लोगों ने एक झूठे इतिहास की रचना की कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने ही दिलाई है। लेकिन इन सारी घटनाओं से यह स्पष्ट एक निष्कर्ष निकलता है कि देश की आज़ादी का कारण केवल और केवल सुभाष बोस थे और हिटलर
और वर्ल्ड वार 2 जिसमें इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया गया था। अगर INA का गठन नहीं हुआ होता और वर्ल्ड वार 2 नहीं हुआ होता तो अगले 50 वर्षों तक गांधी और कांग्रेस दिशाहीन आंदोलन करते रहते और ये आंदोलन को अंग्रेज़ जो है वो आसानी से बंद करा सकते थे, कुचल दे सकते थे। और अगर थोड़ा हिंसात्मक वो आंदोलन हुआ होता तो गांधी जी खुद ही उसको बंद कर देते। तो ये अगले 50, जैसा अंग्रेज़ खुद ही कह रहे थे, 50 वर्षों तक देश आज़ाद नहीं हुआ होता। ये आज़ादी का श्रेय केवल सुभाष बोस और वर्ल्ड वार 2 को जाता है। और ये जो इतिहास की विकृति की गई, यह देश के प्रति एक बहुत बड़ा पाप है। जो त्यागी और बलिदानी थे उनको आज के लोग जानते तक नहीं हैं। इसलिए आज हम हर जगह सत्ता के लोभी और लूट खसोट को ही देखते हैं, जिसकी नींव नेहरू ने आज़ादी के समय